स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पे। और राज्यसभा में मच गया है बवाल। क्यों, देखेंगे इस वीडियो में। राज्यसभा में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो आप कह सकते हैं, जो शायद रीसेंट इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में रहा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बिल टेबल कर दिया गया राज्यसभा में और बहुत सारे ऑपोजिशन मेंबर्स ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन वो फिर भी उसको अपोज नहीं कर पाए, बिकॉज जब डिवीजन वोट किया गया तो उसमें जो गवर्नमेंट थी उसने सपोर्ट कर दिया है इस प्राइवेट मेंबर्स बिल को। जी हाँ, प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे इस वीडियो में। किसने टेबल किया, क्यों टेबल किया, सरकार का समर्थन भी है इसके ऊपर, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगने वाला है क्या, क्योंकि अगर ये राज्यसभा में जैसे ही पास होगा फिर ये लोकसभा जाएगा और फिर ये लॉ बन सकता है। तो क्या इसके मुद्दे हैं, क्या इसके इश्यूज हैं, कौन अपोज कर रहा है, कौन फेवर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरे साथ मैं हूं दीपांशु सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अमिट द प्रोटेस्ट बाय द ऑपोजिशन, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है राज्यसभा में बाई श्री किरोरी लाल मीना जी, जो कि बीजेपी MP हैं राजस्थान से। अब जो ये बिल है इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020। और इसके बाद तो मतलब घमासानी हो गया। सारे ऑपोजिशन जो है वो जो मेंबर्स हैं वो बाहर आ गए और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और इसके बाद जब डिवीजन वोट मांगा गया कि कितने लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और कितने अगेंस्ट में हैं, तो उसमें 63 वोट्स फेवर में आए। दैट मींस ये बिल जो है कंटिन्यू हो गया एंड 23 जो है वो इसके अगेंस्ट में थे। तो अगर हम देखें कि ये जो बिल है ये एक्चुअली में क्या कह रहा है, जो बिल का मेन पर्पस है जो किरोरी लाल मीना जी ने इंट्रोड्यूस किया है, कि इसके बाद एक कमिटी बनाई जाएगी जो इस चीज पे काम करेगी कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे की टर्मिनोलॉजीज निकल के आ रहे हैं इस अगर हम देखें बिल में। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, UCC क्या है, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो बिल था, वैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को थी नहीं कि इंट्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि ये 0 आवर में टेबल किया गया है। अब 0 आवर क्या है, पार्लियामेंट हमेशा जनरली अगर आप देखेंगे सुबह पहला सेशन जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मंत्रियों के लिए बाय अदर मेंबर्स। और उसके बाद 1 घंटा होता है जिसको 0 आवर बोलते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है ना ही रूल्स में, ये इंडियन पार्लियामेंट्री इन्वेंशन है। उसके बाद लंच हो जाता है और 2 बजे के बाद एक्चुअल बिजनेस ऑफ द हाउस चालू होता है, जिसके बाद राज्यसभा शाम के 5 बजे तक चलती है और लोकसभा चलती है शाम के 6 बजे तक। तो ये तो है लेजिस्लेटिव बिजनेस कब होता है, टिपिकल डे इन पार्लियामेंट। तो 0 आवर में एक मतलब नोटिस देके स्पेशली अगर आप देखें इस बिल को टेबल किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दिसंबर को इस बार का जो पार्लियामेंट्री सेशन है चालू हुआ है, 17 वर्किंग डेज इसमें होंगे। और इसमें माना जा रहा है कि सरकार इंट्रोड्यूस करेगी लगभग 16 नए बिल्स। और जो ये बिल आया है, जैसा मैंने बताया, इज बेसिकली मेंट फॉर कि एक कमिटी बनाई जाए जो इम्प्लीमेंट करेगी या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लॉज या ड्राफ्ट बनाएगी कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में लगाया जा सकता है। और जहां तक हम बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो ये प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा में जो मिनिस्टर्स नहीं होते, ठीक है। और ये जो इनके द्वारा बिल जो अगर टेबल किया जाता है वो सिर्फ फ्राइडेज को ही किया जा सकता है। और ऐसे बिल्स को कैप किया गया है सिर्फ 3, यानी पर सेशन ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ 3 प्राइवेट मेंबर बिल ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो उसके आगे हम बढ़े, ऐसे ही डिटेल तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स को अपने लाइव फाउंडेशन बैचेस में कवर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास के पहले और क्लास के बाद भी अपडेटेड नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक रेफरेंस है मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस की, ऐसी पॉलिटी, इकोनॉमी और बाकी क्लासेस के भी नोट्स आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव फाउंडेशन बैच में, जिसमें आपको मिलती है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स अलॉन्ग विद 1-to-1 मेंटोरशिप। आज ही यूज करें कोड डीप लाइव टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट। साथ साथ आप मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं ये सेम कोड, जो चालू होने वाला है 12 दिसंबर से। तो उसके अलावा आप मेरे साथ मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली में क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि एक फॉर्मुलेशन किया जाए एक सिंगल लॉ का,
जो सारी रिलीजियस कम्युनिटीज पे एप्लीकेबल होगा इन टर्म्स ऑफ मैटर्स ऑफ मैरिज, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, अडॉप्शन हो, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। और जिसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, एंडेवर होगा कि वो सिक्योर करे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये चीज जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है, और ये आर्टिकल 44 का विजन है। तो इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका क्या कहना था? तो उन्होंने, अगर आप देखेंगे, इसको सपोर्ट ही किया था, और उनका कहना था, इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स गॉड इज अ मेंटर एंड अनलेस ही टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ गॉड he will not be true to the duty he assumes. I think we ought to give him the liberty to swear in the name of God. If there's another person with whom God is not his mentor, we ought to give him the liberty to affirm and carry on the duties. So he was one of the person who actually favored दी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके बारे में भी जब उनसे पूछा गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आप डिबेट देखेंगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे ये डिजायरेबल उन्होंने बोला, बट उन्हें भी रियलाइज होता था कि अगर आप देखेंगे कि फॉर द मोमेंट इट शुड रिमेन वॉलंटरी, एंड दस द आर्टिकल 35 जो है हमारा ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड एज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो बाद में आपका आर्टिकल 44 बन गया। उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, और इसको उस समय बोला गया कि भाई जब देश या जो हमारा नेशन है जब रेडी हो जाएगा इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, जब तक इसकी सोशल एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तब इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अंबेडकर साहब ने अपनी स्पीच में बोला था कि किसी को इसको लेके एप्रीहेंसिव होने की जरूरत नहीं है, कि इफ द स्टेट हैज द पावर, द स्टेट विल इमीडिएटली प्रोसीड टू एग्जीक्यूट दैट पावर इन अ मैनर मे बी फाउंड to be objectionable by the Muslims or by the Christians or by any other community. I think it would be a mad government it did so. तो इन्होंने सपोर्ट जरूर किया, लेकिन ये जानते थे कि अभी समय के हिसाब से, उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय इसकी एप्लीकेशन की शायद आप कह सकते हैं सही समय नहीं था, वक्त का तगाजा नहीं था। लेकिन अब जाके कह सकते हैं हम लोग थोड़ा बहुत की सिचुएशन ऐसी है जहां पे कम्युनिटीज के साथ बैठ के डिस्कस करके, इस बारे में चर्चा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सकता है। तो ओरिजिन की बात करें कि सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी चर्चा की अगर हम बात करें, तो ये ब्रिटिशर्स द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की 1835 में, जहां पे उन्होंने बोला, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत होती थी, अलग अलग जो रिलीजियस लॉज हैं वो अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड हैं। तो उनको, जो उनके जज होते थे, वो काजी और पंडित को बैठाते थे, तो उन्हें चाहते थे कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉज किया जाए, जहां पे क्राइम्स, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट सारे ही रिलीजन के लिए सेम हो। तो इसी को लेके आप देखेंगे कि एक टास्क फोर्स बनाई गई। उसके बाद आप देखेंगे BN राव कमेटी थी, जिन्होंने कोडिफाई किया हिंदू लॉ इन 1941, एंड द टास्क ऑफ द हिंदू लॉ कमिटी वाज टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कॉमन हिंदू लॉज, एंड द कमिटी इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर्स रिकमेंडेड अ कोडिफाइड हिंदू लॉ व्हिच वुड गिव इक्वल राइट्स टू women. The 1937 act was reviewed and the committee recommended a civil code of marriage and succession for Hindus. तो इससे निकल के आया हमारा हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू कोड बिल। तो जो ड्राफ्ट था राव कमेटी का, वो सबमिट किया गया था एक सेलेक्ट कमेटी को, जिसको चेयर किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, और वो डिस्कशन के लिए आया 1951 में। जब डिस्कशन चल रहे थे, तो हिंदू कोड बिल लैप्स कर गया, एंड उसको रीसबमिट किया गया 1952 में। फिर बिल अगेन अडॉप्ट किया गया 1956 में एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉज रिलेटेड टू इंटरस्टेट और अनविल्ड सक्सेशन अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। और बाद में द एक्ट रिफॉर्म्ड द हिंदू पर्सनल लॉ एंड गेव विमेन ग्रेटर प्रॉपर्टी राइट्स एंड ओनरशिप, एंड इट गेव विमेन प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर फादर्स एस्टेट। तो अगर हम बात करें कि क्रिमिनल लॉज अगर आप देखें क्या होते हैं, सिविल लॉज क्या होते हैं, तो क्रिमिनल लॉज इन इंडिया अगर आप देखेंगे सबके लिए यूनिफॉर्म है। क्रिमिनल लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिए बराबरी लगते हैं। लेकिन सिविल लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, वो जो है इन्फ्लुएंस होता है बाय फेथ। तो इसीलिए अगर हम देखें कि पर्सनल लॉज इसमें कहां बैठते हैं, तो लॉज that apply to a certain group of people based on their religion, उनके caste, faith, belief, जिसको ड्यू कंसिडरेशन ऑफ कस्टम्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे बनाया गया है, वो पर्सनल लॉज हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जो हिंदूज और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं, उनके सोर्स अथॉरिटी उनके एंशियंट स्क्रिप्चर्स, वेदास, ठीक है, कुरान, ठीक है, जो अलग अलग आप कह सकते हैं होली टेक्स्ट हैं, उससे निकल के आया है। सो हिंदुइज्म की अगर हम बात करें, पर्सनल लॉज आर एप्लीकेबल टू लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, adoption, co-parenting, obligation of sons to pay their father debt, etc. प्रॉपर्टी मेंटेनेंस इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस्लाम में अगर हम देखेंगे तो पर्सनल लॉज जो है वो अप्लाई करते हैं इनहेरिटेंस, विल, सक्सेशन, एटसेट्रा, डाउरी, गार्डियनशिप को भी लेके। और ये सारी चीजें जो है इसका रूट वहां से निकल के आया, अलग अलग जो वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं।
तो अब ये सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या करना चाहता है या इससे क्या होगा? तो इसका जो मेन पर्पस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस है, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी एनविजन किया था कि महिलाओं को और रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो उनके राइट है, उनके अधिकार मिलेंगे, और साथ-साथ प्रमोट करेगा एक नेशनलिस्टिक फर्वर थ्रू यूनिटी। और जब इसको इनैक्ट किया जाएगा, इट विल नॉट ओनली सिंप्लीफाई द लॉज दैट आर सेग्रीगेटेड एट प्रेजेंट, बट जो अलग-अलग रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे अलग-अलग बने हुए हैं ना लॉज, पर्सनल लॉज लाइक हिंदू कोड बिल, शरिया लॉ, अदर, तो ये उसको जो कॉम्प्लेक्स लॉज है वो उसको सिंप्लीफाई कर देगा, ताकि किसी एक कम्युनिटी की महिलाओं को या लोगों को ये ना लगे कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को एक अनड्यू फेवर या एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल लॉज, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो जो सेम सिविल लॉ है विल बी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। तो गोवा के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोवा एकमात्र स्टेट है इंडिया का जहां पे एक यूनिफाइड सिविल कोड है, और उसमें अगर हम देखें जो प्रोविजन भी है कि जो हिंदू मैन है, दे हैव द राइट ऑफ सेकंड मैरिज इफ द वाइफ फेल्स टू डिलीवर अ मेल चाइल्ड बाय द एज ऑफ 30। गोवा, जैसा कि आप जानते हैं, पोर्चुगीज कंट्रोल में था, और जब लिबरेट हुआ वो बाद में, तो गोवा ने रिटेन किया ये सिविल कोड जो है। तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी और कॉमनैलिटी में डिफरेंस है। यूनिफॉर्मिटी सबके लिए बराबर हो जाता है, कॉमनैलिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि रिलीजियस बेसिस को कंसिडर करते हुए फिर भी बहुत हद तक चीजें सिमिलर हैं। तो अब क्यों इतना ऑपोजिशन है इस बिल को लेके, इस मुद्दे को लेके? इसके रूट्स भी अगेन हम देखें शाह बानो केस में जाते हैं, जहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें इंडिया में, वो ये बोलता था कि जो हस्बैंड्स हैं दे कैन ओनली प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर द इद्दत पीरियड आफ्टर डिवोर्स। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो जी को बोला कि इनको जो है मेंटेनेंस मिलना चाहिए, डायरेक्ट किया पार्लियामेंट को, साथ साथ की एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके लॉ बनाया जाना चाहिए। इसके बाद ही आप देखेंगे ट्रिपल तलाक इशू उठा, उसके बाद एक लॉ बना। साथ साथ अगर हम बात करें संविधान की, आर्टिकल 25 गारंटी करता है ऑटोनॉमी ऑफ एवरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और उनको अपना कल्चर मेंटेन करने का जो प्रावधान है वो अंडर आर्टिकल 29 दिया हुआ है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइकली कई सारे चेंजेस लेके आ जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ पॉलीगामी प्रैक्टिसेस। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन जो एक्ट पास किया गया था 1937 में, उससे आपका देखेंगे इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक इस्लामिक कोड बनाया गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज रिलीजियस कम्युनिटीज के जो सारे प्रिंसिपल हैं वो बहुत अलग हैं। एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर हम देखें, कुछ सालों पहले उन्होंने एक सिमिलर जो है कंसर्न जो है शोकेस किया था कि जैसे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, कि उनके भी जो कस्टम्स और राइट्स है कहीं ना कहीं वो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो शायद उससे इफेक्ट होगा। तो क्या होगा आगे देखने वाली बात है, बट अभी राज्यसभा में बिल टेबल कर दिया गया है, आगे पास होकर लोकसभा में जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल भी आया था प्रीलिम्स में, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके सवाल आता ही रहता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल को लेके एक सवाल 2017 के प्रीलिम्स में आया था। आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ साथ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं स्पेशल सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के लिए, मात्र 6,000 रुपए में। यूज करें कोड डीप लाइफ। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।